नमस्कार दोस्तों। आयरलैंड में फिर से इमिग्रेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है और ये आयरलैंड में देखा जा रहा है कि बहुत टाइम से रेगुलर इंटरवल्स पे ये एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट और राइट्स हमेशा हो रहे हैं। अभी जो ये इमिग्रेशन प्रोटेस्ट हुआ है रिसेंट में, ये पिछले 6 महीनों में कहा जा रहा है कि ये तीसरी बार इमिग्रेशन प्रोटेस्ट हो रहा है और ये इस बार डबलिन में हुआ, यानी कि आयरलैंड की कैपिटल डबलिन में हुआ है और वो भी सेंट्रल डबलिन में हुआ है। तो ये आयरलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी बात है। आयरलैंड एक बहुत ही पीसफुल कंट्री मानी जाती है और वहां पर ये रेगुलर राइट्स और इमिग्रेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट जो है वो होना एक बहुत ही बड़ी बात है। तो आइए इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर आयरलैंड में वैसे क्या पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं या क्या इकोनॉमिकल इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इमिग्रेशन के खिलाफ स्पेसिफिकली ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, तो इस वीडियो में हम इस चीज को बड़ी डिटेल में समझेंगे। बट बिफोर मूविंग टू आवर वीडियो, देयर इज अ बिग अनाउंसमेंट फ्रॉम द आईएसएफ टीम। हमारा अचीवर्स बैच लॉन्च हो चुका है और इस अचीवर्स बैच में एक स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पे 100 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा और इन 100 स्टूडेंट्स पर स्पेशल फोकस और मेहनत की जाएगी। और ये जो पूरा बैच है ये एमके सर की गाइडेंस में ही चलेगा। प्लस जो ये 100 स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए जाएंगे इनको हम 60% से भी अप टू 60% तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी फाउंडेशन कोर्स में। सो अगर आप इस अचीवर्स बैच से जुड़ना चाहते हैं या इस अचीवर्स बैच के बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके अपने फॉर्म को फिल कर दें। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। समझते हैं कि पूरा इशू क्या है, बट उसके पहले हम देखते हैं कि एक्चुअल में हम किस आयरलैंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि दो आयरलैंड एग्जिस्ट करते हैं। देखो, ये यूके के दोनों नेबरिंग पार्ट्स हैं। ये जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है ये यूके की टेरिटरी के अंडर में ही आता है, जिसको हम नॉर्दर्न आयरलैंड कहते हैं। बट हम नॉर्दर्न आयरलैंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये सदर्न वाला पार्ट की बात कर रहे हैं जो कि एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। ये जो आयरलैंड है हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये इश्यूज चल रहे हैं और ये आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन, जहां पर ये राइट्स इस बार देखे गए हैं। अब आयरलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप ये काफी पीसफुल कंट्री मानी जाती है। वहां पर इतने बड़े लेवल पर राइट्स होना और इमिग्रेशन के खिलाफ राइट्स होना वो बहुत ही बड़ी बात है आयरलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आयरलैंड की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सबको पता है कि आयरलैंड जो है वो अभी भी यूरोपियन यूनियन का एक हिस्सा है। अब देखो, अगर हम डिटेल में समझे कि आखिर ये इशू हुआ कैसे और फिर से ये प्रोटेस्ट और राइट्स क्यों फ्यूअल अप हो गए, तो एक इशू हुआ आयरलैंड के सेंट्रल डबलिन में। और अब सबको पता है कि अभी तक आयरलैंड के डिफरेंट पार्ट्स में ये प्रोटेस्ट और ये राइट्स हो रहे थे, बट अब ये राइट्स और प्रोटेस्ट सेंट्रल डबलिन में आ चुके हैं, यानी कि आयरलैंड की कैपिटल में आ चुके हैं। इसलिए इस पर काफी ज्यादा मीडिया कवरेज है और इस पर काफी ज्यादा गवर्नमेंट की भी नजर जा रही है। सेंट्रल डबलिन में क्या हुआ है कि एक इशू के बाद बहुत सारी व्हीकल्स को जलाया गया है, बहुत बड़े लेवल पर दुकानों को लूटा गया है, पुलिस पर अटैक किया गया है। और क्यों अटैक किया गया है? क्योंकि वहां पर क्या हुआ कि एक पर्सन जो है उसने एक 5 साल की बच्ची को, जो कि स्कूल से बाहर ही निकल रही थी, वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी, वहां से बाहर निकल रही थी, पार्नेल स्ट्रीट करके है एक जगह पर डबलिन में, उस स्कूल के बाहर निकल रही थी, वहां पर उस बच्ची पे नाइफ से अटैक किया गया एक पर्सन द्वारा। और वो आदमी थोड़ा अधेड़ उम्र का आदमी था, उसने उस बच्ची पर, 5 साल की बच्ची पर नाइफ से अटैक किया। फिर एक 30 साल की औरत पर नाइफ से अटैक किया और एक और बच्ची पे नाइफ से अटैक किया और डिफरेंट 2 लोगों पर और अटैक हुए। ये मतलब टोटल 5 लोगों पर नाइफ से अटैक हुआ है और इसी इशू की वजह से ये कहा जा रहा है कि पूरा प्रोटेस्ट और राइट वहां पर शुरू हो गया है। एक्चुअल में हुआ क्या, जब इस पर्सन ने नाइफ से अटैक किया 5 लोगों पर, तो उसके बाद इस पर्सन को अरेस्ट तो कर लिया गया, बट जो ये बच्ची थी 5 साल की, अब क्योंकि इससे बहुत सेंसिटिव बात जाती कि कितनी छोटी बच्ची पर आप अटैक करते हो, तो वो बच्ची जब हॉस्पिटलाइज थी और वो जो 30 साल की औरत थी वो भी जब हॉस्पिटलाइज थी, तो वहां पर भीड़ जुटना शुरू हुई हॉस्पिटल के बाहर। और वहीं से कुल मिलाकर 20-25 लोग थे जिन्होंने ये नारे लगाने शुरू किए, प्रोटेस्ट करना शुरू किया और देखते ही देखते बहुत सारे लोग उस हॉस्पिटल के सामने जुट गए, वहीं पार्नेल स्ट्रीट के पास। और वहीं हॉस्पिटल के बाहर से ये प्रोटेस्ट कहा जा रहा है कि शुरू हुआ, धीरे 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 ये वायलेंट होता गया। पहले तो लोग सिर्फ नारे लगा रहे थे, अपनी डिमांड्स को कर रहे थे, बैनर्स दिखा रहे थे, पोस्टर्स दिखा रहे थे, बट धीरे धीरे करके ये प्रोटेस्ट एक वायलेंट प्रोटेस्ट में बदल गया। कई सारी दुकानों को तोड़ दिया गया, कई पुलिस व्हीकल्स को भी जला दिया गया और पुलिस के ऊपर भी हमला कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस को भी स्टेप लेना पड़ा। अब पुलिस की माने अगर, तो पुलिस ये कह रही है कि ये आदमी अपने 50s में था और पुलिस ये मान रही है कि इसने कई सारे लोगों को स्कूल के बाहर इंजर किया है नाइफ से। बट पुलिस का यह कहना है कि ये पर्सन किसी चीज से लिंक्ड नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग, जब इस आदमी की बात हुई तो बहुत सारे रूमर्स फैलने लगे कि पहली चीज तो ये आदमी टेररिस्ट है और इसका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लिंक है और इसके पीछे एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है और इसको प्लांट किया गया है डबलिन में ये काम करने के लिए। ये एक टेररिस्ट अटैक है, कोई नॉर्मल अटैक नहीं है। बट पुलिस का ऐसा मानना है कि जो ये सस्पेक्ट है इसका जो लिंक है वो किसी से भी नहीं है, कोई भी इसमें नहीं इन्वॉल्व है और ये अकेला पर्सन है। हो सकता है ये मेंटली डिसेबल हो सकता है कि ये मेंटली
बहुत प्रूडेंट ना हो और इसके सोचने समझने की क्षमता उतनी ना हो, तो अभी ये स्पेकुलेशंस चल रही है हॉस्पिटल में, इसके ऊपर टेस्ट भी चल रहे हैं कि क्या ये मेंटली स्टेबल भी है कि नहीं ये पर्सन, क्योंकि एक 5 साल की बच्ची पर अटैक करना कहीं से भी एक मेंटली प्रूडेंट बंदे का काम नहीं हो सकता। तो पुलिस उस पे जांच कर रही है कि आखिर ये पर्सन मेंटली डिसेबल था या क्या इश्यूज चल रहे थे इसके साथ। बिकॉज अभी तक जो पाया गया पुलिस के द्वारा कि इस पर्सन को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से या टेररिज्म से लिंक नहीं किया जा सकता है। पुलिस कह रही है कि इंडिविजुअल पर्सन था, इसके किसी से कोई भी लिंक्स नहीं है और इसने खुद ही ये अपराध किए हैं, उन 5 लोगों को घायल किया है। अब देखो क्या होता है कि पुलिस के केस में, क्योंकि अब मामला ये इतना सेंसिटिव हो चुका है, इतने सारे लोग जुट चुके हैं, प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं डबलिन में, तो पुलिस बहुत सी चीजें छुपाएगी भी, उसको मीडिया के सामने नहीं लाएगी। बट अभी तो फिलहाल यही कहा जा रहा है कि इस पर्सन को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से लिंक नहीं किया जा सकता। ये पर्सन बिल्कुल अपने फ्री विल में उसने ये काम करा है। तो ये तो था इशू कि आखिर हुआ क्या, उसने नाइफ से 5 लोगों को मारा, बट उसके बाद इतना बड़ा प्रोटेस्ट क्यों चला? देखो ये प्रोटेस्ट एक्चुअली क्या है कि ये मेंटेलिटी एक डेवलप हो गई है कि कुछ भी गलत अगर आयरलैंड में होता है तो वो जो बाहर से लोग आए हुए हैं उन्होंने नहीं किया होगा, कोई लोकल आयरलैंड का बंदा या कोई लोकल रेसिडेंट ये काम नहीं कर सकता है, ऐसा मानना है वहां के जो रेसिडेंट हैं, प्रॉपर रेसिडेंट्स उनका। अब आप सपोज करो अपनी कंट्री पे इसको अप्लाई करो, आप देखोगे कि हमारी में भी, हम लोगों में भी काफी ज्यादा रीजनलिज्म की भावना होती है। जैसे हम कहीं जाते हैं, जैसे हम किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से हैं, सपोज मैं राजस्थान से हूं और आप साउथ इंडिया की किसी अरुणाचल प्रदेश से हो सपोज करो, तो हम दोनों में भी रीजनलिज्म की एक भावना रहेगी कि ये तो बाहर का पर्सन है, ये राजस्थान में क्या कर रहा है, ये क्यों यहाँ पर आकर के काम कर रहा है, इस तरीके की रीजनलिज्म की भावना रहती है। तो वही भावना आयरलैंड में काफी ज्यादा है। देखो हुआ क्या, ये एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, वहां पे इशू ये हुआ कि ये जो नाइफ से पर्सन ने मारा, किसी ने हल्ला कर दिया या रूमर्स फैलने लगे, सोशल मीडिया का जमाना है, कि ये जो पर्सन था ये इमिग्रेंट था, ये बाहर की कंट्री से आया हुआ पर्सन है और इसने ये ऐसा काम किया है। अब उसके बाद लोग वहां पर जुटने लगे और क्योंकि वहां पर पहले से ही रीजनलिज्म की भावना थी कि जो बाहर से इमिग्रेंट्स आए हुए हैं वो आयरलैंड को बर्बाद कर रहे हैं, वो आयरलैंड के लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ हैं, वो लोग आयरलैंड की इकोनॉमी को भी हार्ट कर रहे हैं और इनको अपने देश वापस भेज देना चाहिए, इनको आयरलैंड में नहीं रखना चाहिए। अब देखो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है इमिग्रेशन और एक होता है एमिग्रेशन। अगर आप एमिग्रेशन समझो तो ये जो ई वर्ड है दैट मीन्स एग्जिट। तो क्या होता था कि आज से 1-2 सेंचुरी पहले की बात अगर आप देखोगे तो आयरलैंड एक बड़ा गरीब देश हुआ करता था। जो आयरलैंड के प्रॉपर रेसिडेंट्स थे बहुत बड़ी मात्रा में उन्होंने एमिग्रेशन किया, यानी कि अपने कंट्री से एग्जिट किया और यूएस से चले गए या आप कह लो ग्रेट ब्रिटेन के पार्ट में चले गए थे। बट अब धीरे धीरे आयरलैंड एक अच्छी इकोनॉमी बन करके सामने आई, अच्छा वहां पर वे ऑफ लिविंग हो गया, स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो गया, लिविंग स्टैंडर्ड काफी सही हो गया आयरलैंड में। ये 2000-2001 के टाइम पर हुआ। तो फिर वहां के जो प्रॉपर रेसिडेंट्स थे वो तो रह ही रहे थे, पर बाहर की कंट्रीज से भी बहुत लोग आयरलैंड में आने लगे। मोस्टली इसमें आप देखोगे साउथ ईस्ट एशियन की जो कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया से काफी लोग जाते हैं, पाकिस्तान से भी काफी लोग आयरलैंड में जाते हैं। बट मेन इशू तो तब शुरू हुआ कि जब यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ, तो वहां पर कहा जाता है कि यूक्रेन से बहुत बड़ी मात्रा में आयरलैंड में लोग आ गए थे और ये कहा जाता है कि 65,000 के करीब, ये तो गवर्नमेंट का नंबर है कि 65,000 के करीब रेफ्यूजीज जो हैं वो अभी आयरलैंड में रह रहे हैं। बट ये नंबर और भी कहीं ज्यादा बड़ा है, कहा जाता है कि 1.5-2 लाख जो यूक्रेनियन सिटीजन्स हैं वो वहां से बचने के लिए वो भागे हैं और वो आकर के आयरलैंड में शरण लिया, क्योंकि आयरलैंड एक पीसफुल कंट्री है और वहां पर रहना काफी ईजी है। तो वहां पर जब ये यूक्रेनियन सिटीजन्स आके रहने लगे तब जाकर के दिक्कत शुरू हुई। देखो ये दिक्कत हर कंट्री में होती है। आप सपोज इंडिया में देखो, जब म्यांमार में इशू चल रहा है, मेरे म्यांमार वाले वीडियो में मैंने बताया भी था कि अब म्यांमार में इशू चल रहा है, म्यांमार की जो लोकल जनता जो बड़ी परेशान है आर्मी के और उन रेफ्यूजी ग्रुप्स के लड़ने से। तो वो जो जनता है, जो आम जनता है, जिनका किसी भी ना आर्मी से कोई लेना देना है, ना उन ग्रुप से कोई लेना देना है, जो रिबेल ग्रुप्स हैं उनसे कोई लेना देना है, तो वो बहुत बड़ी मात्रा में मिजोरम वाले बॉर्डर से इंडिया के में आ रहे हैं। तो जो मिजोरम के लोग हैं या जो इंडियंस हैं उनको भी दिक्कत हो रही है कि बाहर के लोग क्यों आ रहे हैं। सेम इशू आपने देखा कि बांग्लादेश के साथ हुआ कि बांग्लादेश से बहुत सारे रेफ्यूजीज जो है भाग करके इंडिया में घुसे, तो वहां पर भी दिक्कत हुई। बंगाल में बहुत बड़ी इस चीज की इशू हुई कि इतने सारे बांग्लादेशी जो हैं वो क्यों इंडिया में आ रहे हैं। तो ये हर कंट्री में होता है कि जब कोई बॉर्डर पार करके हमारे कंट्री में आता है विदाउट लीगल वीजा एंड एनीथिंग, तो लोगों को, जो वहां की लोकल जनता है, उनको दिक्कत होती है। तो वही दिक्कत जो है वो आयरलैंड में भी हुई जब यूक्रेनियंस बहुत बड़ी मात्रा में वहां पर आए और इसके बाद धीरे 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 गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए कि क्यों इतने सारे लोगों को हम शरण दे रहे हैं, क्यों इन लोग का बोझ हमारी कंट्री झेल रही है। अब देखो जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी मात्रा में जब लोग आएंगे तो कुछ अच्छे लोग आएंगे, कुछ बुरे लोग भी आएंगे। अब वहां के लोगों की दिक्कत यह है कि जो हमारा इमिग्रेशन लॉ है आयरलैंड का वो बहुत वीक है और इस वजह से जो क्या है कि विदाउट एनी चेक्स
लोग आ जाते हैं आयरलैंड में और उनमें बहुत सारे जो ऑफेंडर्स होते हैं बाहर की कंट्री के, जो रेपिस्ट होते हैं, वो भी चले आते हैं आयरलैंड में और आराम से यहाँ पे रहते हैं और फिर अपने क्राइम को भी कंटिन्यू करते हैं। आयरलैंड में भी जो पीसफुल एटमॉस्फेयर है उसको भी हार्म करते हैं ऐसे लोग। तो वहाँ का लोग का इशू है कि इन इमिग्रेंट्स को वापस भेजा जाए और जिनके पास भी वीजा नहीं है उनको वापस भेजा जाए। जो रेफ्यूजी कैंप्स आपने बना रखे हैं इनको बंद करिए और तब जाकर के क्राइम और लॉ पर कंट्रोल होगा। वहाँ के लोग कहते हैं कि ना पुलिस, ना गवर्नमेंट और ना मीडिया, कोई भी इस इमिग्रेशन के इशू पर ध्यान नहीं देता है। अब क्या था कि ये चीज़ बहुत टाइम से लोगों के मन में थी, बहुत टाइम से ये पल रही थी अंदर ही अंदर, और अब एक इशू, एक छोटे से नाइफ वाले क्राइम के इशू को लेकर के ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट और रायट बन करके आया कि डबलिन में बहुत नुकसान हुआ इस चीज़ को लेकर के। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।